कृष्णा अपने सास ससुर और पति के साथ मीरपुर नामक गांव में रहती थी। बेटी के जन्म पर कृष्णा और उसका पति विनोद बहुत खुश थे। विनोद शुरू से ही फौज में भर्ती होना चाहता था और ये उसका सपना था, पर एक एक्सीडेंट में विनोद की जान चली गई और उसका सपना अधूरा रह गया। विनोद के चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी कृष्णा पर आ गई। कृष्णा के सास ससुर अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार अपनी पोती को मानते थे। उन्हें लगता था कि उसके पैदा होने के बाद ही विनोद बीमार हुआ था, इसलिए वो सीधे मुंह पोती से बात नहीं करते थे। कृष्णा गांव के साहूकारों के खेतों में काम करके घर का गुजारा करती थी। एक दिन, अरे क्या करेगी इसे पढ़ा लिखा कर, एक दिन शादी करके ससुराल ही जाना है, इसे तो घर के काम सिखा, फालतू स्कूल में भेजती रहती है। तुम्हारी सास सही कह रही है, इसे स्कूल में पढ़ने भेजेगी तो गांव वाले बातें बनाएंगे। तुझे पता भी है कि हमारे गांव में लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ती, लड़के ही स्कूल में पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी नौकरी पर लगते हैं। कोई फौज में जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, पर लड़कियों को घर के काम ही शोभा देते हैं। हाँ। कृष्णा अपनी सास ससुर की बातों का जवाब नहीं देती और केशवी को स्कूल छोड़ने चली जाती है। ये लो, अब एक लड़की भी स्कूल में पढ़ेगी। भाई क्या जमाना आ गया भाई, बताओ है। हमारे गांव में तो लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका ही सीखती हैं, पर ये कृष्णा तो हमारे गांव को बदनाम करने पर तुली हुई है भाई। ऐसा है भाई, जब पति सिर पर होता है तो थोड़ा डर होता है। अब सास ससुर ठहरे बूढ़े, उनकी बातों का तो इस पर फर्क नहीं पड़ता होगा, इसलिए अपनी मनमानी कर रही है। माँ, गांव में सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कल मुझे रजनी भी यही कह रही थी कि हम लड़कियों को स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें घर के काम सीखने चाहिए, स्कूल हमारे लिए नहीं बना है। केशवी बेटा, तू इन सब की बातों पर ध्यान मत दिया कर। तुझे एक दिन फौज में भर्ती होना है और अपने पिता के सपने को पूरा करना है, इसलिए तू पढ़ाई के लिए खूब मेहनत कर। कृष्णा केशवी को समझा देती है। उस दिन से केशवी पढ़ने में खूब ध्यान लगाती थी, पर उसकी पढ़ाई की बात गांव के मुखिया तक पहुंचती है और वो कृष्णा को बुलाता है। देख कृष्णा, मैंने सब सुन लिया है, तू अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ा रही है, लेकिन तू जानती है हमारे इस गांव में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं, इसलिए आज के बाद तू अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजेगी। नहीं चौधरी साहब, मैं अपने विचार नहीं बदलूंगी। मैंने केशवी के पिता को वचन दिया था कि बड़े होकर वो फौज में भर्ती होगी। तू मेरे आगे अपनी जुबान चलाती है। अगर तुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है तो तू इस गांव में रहकर तो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, कहीं और जाकर रहना है तो रह ले, पर मैं अपने गांव में तुझे नहीं रहने दूंगा। कृष्णा घर आती है और अपना सामान बांधने लगती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? अच्छा खासा गांव में घर है, रहने को जगह है और तू काम भी कर रही है। अब हम बूढ़े बुढ़िया को लेकर तू कहाँ कहाँ भटकेगी? तू चौधरी साहब की बात को मान क्यों नहीं लेती? लड़की को बड़ा करके ससुराल विदा कर, वो तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं बाबूजी, मैं अपनी बच्ची को पढ़ाई नहीं छोड़ने दूंगी। हम कहीं और चलकर रह लेंगे। वैसे भी इस गांव में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है। कृष्णा बहुत परेशान थी कि वो अपने पति का सपना कैसे पूरा करेगी। कृष्णा के ससुर के मन में यही सवाल चल रहा था कि किस तरह से वो अपनी बहू को इस गांव से जाने के लिए रोके। तभी उनके सपने में उनका बेटा विनोद आता है। बाबूजी, कृष्णा को इस समय आपकी बहुत जरूरत है। अपनी बेटी को फौज में भर्ती होने का सपना मैंने और कृष्णा हम दोनों ने देखा था। मैं चाहता हूँ आप कृष्णा की मदद करो और मेरा सपना पूरा करो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बाबूजी, मेरी बेटी फौज में जाएगी, देश की रक्षा करेगी तो मेरी आत्मा को बहुत खुशी मिलेगी। इतना कहते ही विनोद की आत्मा गायब हो जाती है और उसके पिता की आंख खुल जाती है। वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर हमारे बेटे की आत्मा को ऐसा करके शांति मिलती है तो हम अपनी बहू और पोती का साथ जरूर देंगे। हम उसके साथ ये गांव छोड़ देंगे। और फिर अगले दिन कृष्णा अपने सास ससुर और केशवी को लेकर जम्मू आ जाती है और वहीं पर एक किराए का कमरा लेती है। कृष्णा वहां एक कपड़ों की दुकान पर नौकरी करने लगती है और केशवी को स्कूल में डाल देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और केशवी बड़ी हो जाती है। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करती है और फौज में भर्ती हो जाती है। अपनी फौजी बेटी को अपने सामने देखकर कृष्णा बहुत खुश थी। पोती को फौजी बना देख और अपने बेटे का सपना पूरा होता देख केशवी के दादा दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी केशवी के मोबाइल पर फोन आता है। माँ,
मुझे जाना होगा। मीरपुर गांव में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं तो आर्मी को बुलाया गया है, जिसमें मेरा भी नाम शामिल है। मीरपुर गांव का नाम सुनकर कृष्णा के सास ससुर और कृष्णा हैरान रह जाते हैं। केशवी, मीरपुर गांव तेरी जन्मभूमि है, इसलिए उसे सुरक्षित रखना तेरी पहली जिम्मेदारी है। मेरी बच्ची, तू तो इस देश की बेटी है और तेरे साथ अब मेरा और धरती माँ दोनों का आशीर्वाद है। जीत कर लौटना। आतंकवादी गांव में घुस आए थे और उन्होंने वहां के मुखिया को पकड़ रखा था। केशवी आर्मी फोर्स के साथ मिलकर आतंकवादियों को पकड़ लेती है। गांव के मुखिया को जब पता चलता है कि केशवी उन्हीं के गांव की बेटी है तो वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे परिवार को इस गांव से जाने के लिए बोल दिया था, पर आज तुम्हारी वजह से ही मीरपुर गांव के लोग सुरक्षित हैं। मुखिया जी, माँ ने मुझे यही कहकर भेजा था कि मीरपुर मेरी जन्मभूमि है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने अपना फर्ज निभाया। वीरपुर गांव का मुखिया और सारे गांव वाले मिलकर केशवी को सम्मानित करते हैं। उस दिन के बाद एक फौजी माँ की बेटी देश की सेवा में लग जाती है और मीरपुर गांव के लोगों की सोच भी बदल जाती है। ये कहानी है विशेक की। विशेक इंडियन आर्मी में है। 6 महीने पहले ही विशेक की नौकरी आर्मी में लगी है। उसके माता पिता गांव में ही रहते हैं। विशेक हर दिन अपनी माँ बाबूजी को फोन करता और उनसे उनका हाल समाचार लेता। उसके माँ बाबूजी भी उसके फोन का इंतजार करते। उससे बात हो जाती तभी वो लोग कोई दूसरा काम करते। फोन की घंटी बज रही है। विशेक के बाबूजी फोन उठाते हैं। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बाबूजी मेरी सैलरी आ गई है, पैसे भेज दिए हैं, आप बैंक जाकर निकलवा लीजिएगा, ठीक है? और जल्द से जल्द घर के छप्पर की मरम्मत करवा लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना। ये कहकर बाबूजी ने फोन रख दिया। विशेक अपनी बैरक में जा ही रहा था कि बारिश होने लगी। बारिश को देखते ही उसे बचपन की कई बातें याद आने लगी। वो बहुत ही गरीब परिवार से आता था। उसके माता और पिता दोनों किसी दूसरे के खेत पर काम किया करते थे। घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चलता था। विशेक गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसकी एक आदत थी कि वो हर रात सोने के पहले अपनी माँ से कोई न कोई कहानी जरूर सुनता था। एक रात उसकी माँ उसे महाभारत के अर्जुन की कहानी सुना रही थी। माँ, अर्जुन ने ही क्यों मछली की आंख पर निशाना लगाया, बाकियों ने क्यों नहीं? बेटा, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही था, इसलिए उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटका। विशेक ने उस दिन अपनी माँ की बात गांठ बांध कर रख ली और उसने बचपन में ही तय कर लिया कि उसे भविष्य में क्या करना है। वो अपने देश से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो चाहता था कि वो आर्मी में जाए। इसके लिए उसने 10 साल की उम्र से ही तैयारी शुरू कर दी थी। विशेक एक मैदान के चारों ओर दौड़ते हुए चक्कर लगा रहा है। 4 चक्कर हो गए, 1 चक्कर और पूरा कर लूं, तब घर जाऊंगा। विशेक हर दिन शाम और सवेरे मैदान के 5 चक्कर लगाया करता था। उस दिन भी उसने चक्कर पूरे किए और घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई। रात ज्यादा हो रही थी, इसलिए वो भीगते भीगते ही घर पहुंचा। जैसे ही वो अपने खपरैल घर में पहुंचा तो देखा कि बारिश के कारण उसके घर की छत से पानी टपक रहा था। वहाँ उसकी माँ ने एक मटका लगा रखा था। ये सब देखकर उसे अपनी किताबों की फिक्र हो रही थी। तू आ गया बेटा? माँ, मेरी किताबें। तेरी सारी किताबें मैंने पॉलीथीन में बंद करके रख दी हैं, वो नहीं भीगेंगी। तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे और तेरे बाबूजी के लिए खाना लगा देती हूँ। अब कितना हाथ मुंह धोऊंगा माँ, पानी में पूरी तरह से भीग कर तो आ रहा हूँ। विशेक की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुरा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। विशेक की पढ़ाई और आर्मी में जाने की तैयारी साथ साथ चलती रही और पढ़ाई खत्म होते ही उसने जो लक्ष्य तय कर रखा था उसे जल्दी ही हासिल हो गया। उसे आज भी वो दिन याद है जब... अरे डाकिया बाबू, अब चिट्ठी में क्या लिखा है जो इतनी देर से पढ़े जा रहे हो? वो तो बाद में बताऊंगा, पहले मुंह तो मीठा करवाओ। डाकिया बाबू, सच कहूं तो घर में कुछ भी मीठा नहीं है, किसी और दिन आप खा लीजिएगा। पहले बताइए तो इस सरकारी चिट्ठी में क्या लिखा है? अरे चाचा, विवेक की नौकरी लग गई है, नौकरी। हाँ, इंडियन आर्मी में। डाकिया ये बात बता ही रहा था कि विशेक भी वहाँ आ गया। उसके माता और पिता ने तुरंत उसे गले लगा लिया और ये खुशखबरी दी।
कुछ दिन बाद विशेक के जाने का दिन आ गया। उसे याद है कि उसकी अम्मा और बाबूजी उस दिन कितना रोए थे। बचपन से जो बच्चा हर पल सामने रहता था, वो अचानक से बहुत दूर जाने वाला था। खैर, कुछ दिनों बाद ही विशेक ने एक अच्छा सा फोन बाबूजी को लाकर दे दिया और उन्हें वीडियो कॉलिंग भी सिखा दी। उसके बाबूजी ने कभी ऐसा फोन देखा नहीं था, इसलिए उन्हें दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन विशेक ने उन्हें सिखा दिया। बहरहाल एक दिन विशेक के बाबूजी और अम्मा उससे वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। वाह बाबूजी, अपना घर तो एकदम बदल गया। तेरी मेहनत से ही बदला है बेटा। दीवार पक्की करवा दी, छत भी पक्की हो गई। बस इस बार अपनी अम्मा के आंखों का ऑपरेशन करवा दे, वो अब ठीक से देख नहीं पाती। कल भी चावल में कितने सारे कंकड़ निकले। हाँ, सिर्फ मेरी शिकायत करो, अपनी मत बताओ। कल खुद रात को ये गुसलखाने में गिर गए थे। अरे बाबूजी, आपने बताया नहीं? कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं, वो जरा पांव फिसल गया। झूठ मत बोलिए आप बेटा, डॉक्टर ने इन्हें भी आंख के ऑपरेशन के लिए कहा है। तुम भी ना उसे परेशान करती रहती हो। अरे एक बार में दोनों का ऑपरेशन होगा तो कितने पैसे लग जाएंगे। पहले से ही घर में इतने पैसे खर्च हो गए हैं। बाबूजी, इसकी फिक्र आप मत कीजिए। इस बार की छुट्टियों में मैं दोनों का ऑपरेशन करवा दूंगा। विशेक की नौकरी लग जाने से उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधर रही थी। विशेक इस बात से बहुत खुश था। एक रात आर्मी के सभी जवान अपनी बैरक में थे, तभी उन्हें पता लगा कि आतंकवादियों ने दुश्मन देश की मदद से उनके एक कैंप पर हमला कर दिया। उसमें कई सैनिक शहीद हो गए। ये खबर सुनकर आर्मी के सारे जवान गुस्से से भर गए। जवानों, हमें अपने सैनिकों की शहादत का बदला उन आतंकवादियों से जरूर लेना होगा। हमें अपने सूत्रों से पता लगा है कि आतंकवादियों का एक कैंप बॉर्डर के बिल्कुल पास से ऑपरेट हो रहा है। हम आज ही उस कैंप को उड़ाकर उन्हें करारा जवाब देंगे। आर्मी की बटालियन ने आतंकवादियों के कैंप को चारों ओर से घेर लिया। दोनों ओर से लगातार फायरिंग होती रही। सुबह से शाम हो गई, लेकिन फायरिंग बंद नहीं हुई। इस बीच विशेक आतंकवादियों की नजर बचाकर उनके कैंप में ही मशीन गन लेकर घुस गया। आतंकवादियों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। लेकिन भारत माता का दुलारा विशेक फायरिंग की परवाह किए बिना उनकी फायरिंग का जवाब गोलियों से देने लगा। उसने सारे आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन उन आतंकवादियों की एक गोली इस जांबाज के सीने को भी छलनी कर गई। विशेक शहीद हो गया। हम बूढ़ों को किसके भरोसे छोड़ गए बेटा? हमेशा कहता था, अम्मा एक ही लक्ष्य है जीवन का, आर्मी में जाना, देश सेवा करना। तुमने देश के लिए अपना फर्ज तो निभा दिया बेटा, लेकिन हम तो अकेले हो गए। अब हम किसके सहारे जिएंगे? विशेक के शहीद हो जाने से उसके माँ बाप पूरी तरह टूट गए थे। वो हमेशा रोते रहते। लेकिन जीवन का ये भी सत्य है कि दुख चाहे पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो, जीना तो पड़ेगा ही। दूसरी ओर अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा था, इसलिए उन बूढ़े माँ बाप को फिर से खेतों में काम शुरू करना पड़ा। पता है भाग्यवान, अब सच में जीने का मन नहीं करता। हमें मौत क्यों नहीं आ जाती? आप ऐसी बातें नहीं करिए। विशेक जीवित नहीं है तो क्या हुआ, वो हमारे पास ही है हमेशा। आप जांबाज सिपाही के बेटे हैं। आप इस तरह कमजोर की तरह बातें करेंगे तो उसकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। बाबूजी ने जी तो कड़ा कर लिया, लेकिन बेटे की याद तो उन्हें हर पल आती। एक शाम जब दोनों खेतों से लौट रहे थे तो उनके गांव के सरपंच जी ने उन्हें देखा। एक शहीद के माँ बाप की ऐसी स्थिति देखकर उनका मन रो गया। उन्होंने पंचायत बुलाई। गांव वालों, हमारे गांव का बेटा देश के लिए शहीद हो गया। उसके बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में भी खेत में काम करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं सरपंच जी? मैं चाहता हूं कि गांव के सारे लोग अपना हस्ताक्षर इस सफेद कागज में भरें। सफेद कागज में हस्ताक्षर? लेकिन क्यों? हम सरकार के पास ये कागज भेजेंगे और शहीद के माँ बाप की रोजी रोटी ठीक से चले उसकी व्यवस्था की बात कहेंगे। सरपंच जी ने वो कागज सरकार को भेजा। सरकार ने जल्दी ही एक पेट्रोल पंप का आवंटन विशेक के परिवार वालों के लिए कर दिया।
उस पेट्रोल पंप का नाम शहीद विशेक के नाम पर रखा गया। आज गांव में वो पेट्रोल पंप विशेक के माता पिता चला रहे हैं। उनकी पेट्रोल पंप पर किसी भी शहीद सैनिक के परिवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है।